ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। आपके विभिन्न एग्जाम परीक्षाओं में जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और भी कई जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उन परीक्षाओं में इतिहास से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज हम इतिहास सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। इतिहास सब्जेक्ट में इतिहास बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हालांकि बेशक कुछ लोगों का मानना हो कि इतिहास इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, बट माई थिंकिंग एंड माई आइडियोलॉजी इज नॉट बेस्ड दोज पीपल्स हु आर बिलीव हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट। ओके, बट हिस्ट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज टीचर आपको होना चाहिए पढ़ाने वाला इतिहास से बेहतरीन और भी कोई विषय शायद हो मेरी समझ से। चलिए चलते हैं। वैसे तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जो हिस्ट्री होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 होता है प्राचीन भारत का इतिहास, और नंबर 2 होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर 3 होता है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्यों से लेकर, मौर्य साम्राज्य से लेकर और लगभग 800 ईस्वी तक पढ़ते हैं। लगभग साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा था और चोलों का शासन स्टार्ट होने वाला था। उस टाइम तक लगभग पढ़ते हैं, लेकिन यहीं से अर्ली मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है। लगभग 800 एडी से 800 ईस्वी से प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। अब चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री से ही, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्टिंग आपकी मिडिवल हिस्ट्री से ही होगी। हालांकि प्राचीन भारत का हमने शुरुआत वहां से इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत से छात्र इतिहास में नॉन बैकग्राउंड के होते हैं और एकदम उलझ जाते हैं, इसलिए हम एंशिएंट से शुरुआत करके और मॉडर्न से शुरुआत करके हमने शुरुआत मध्यकालीन भारत से की। और मध्यकालीन भारत से शुरुआत हमने आपको, हालांकि मैंने आपको मोटा मोटा जो एक प्रोफार्मा बताया है वो 800 से रहेगा आपका लास्ट तक 1947 तक रहेगा। बट चूंकि हमारी चर्चा का जो प्रश्न है आज, वो चर्चा का प्रश्न यह है कि हम 1206 से लेकर 1526 तक यह पीरियड दिल्ली सल्तनत का रहता है भारत में। ये हमारी चर्चा का विषय है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रहता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से विभिन्न गुलाम, विभिन्न दिल्ली मुसलमानों ने, विभिन्न मुस्लिम राजवंशों ने किस तरह से दिल्ली पर शासन किया। थोड़े पीरियड में गुलाम वंश ने शासन किया, खिलजी वंश ने शासन किया, तुगलक वंश ने शासन किया, सैयद वंश ने शासन किया, लोधी वंश ने। इसका ट्रिक याद करने के लिए नीचे मैंने फार्मूला सेट कर दिया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम स्पेसिफिक मुस्लिम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। आप क्लास को बेहतरीन तरीके से समझे, अंडरस्टैंडिंग अपनी इस लेक्चर में बनाए। मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए या जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यही से सारे प्रश्न आएंगे, बट मैं इतना दावा जरूर करता हूं, ये क्लास अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद आप इतने मजबूत जरूर हो जाए कि इतिहास की कोई भी पुस्तक या लूसेंट या जीके जो भी आप हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे, आपको कभी भी बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। भारत पर अरबों का आक्रमण। अली अहमद द्वारा लिखित चचनामा से हमें जानकारी मिलती है भारत पर सबसे पहला जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ वो अरबों के रूप में आक्रमण हुआ। चूंकि हमें 711 और 12 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया, और भारत पर जितने भी अटैक हुए हैं वो सब पश्चिम से हुए, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से होती हुई, चूंकि तिब्बत से निकल के भारत से होते हुए पाकिस्तान में बह जाती है। और पाकिस्तान चूंकि उस टाइम भारत का पार्ट था, चूंकि आज पाकिस्तान बना है, इसलिए जितने सारे अटैक हुए हैं वो सारे सिंधु नदी से ही हुए हैं। सिंधु नदी को पार करते हुए मुस्लिम राजवंशों ने भारत पर शासन किया। आगे चर्चा का विषय रहेगा जब आगे कभी सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी वगैरह में। तो अली अहमद द्वारा लिखित चतनामा से हमें जानकारी मिलती है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का होता है, जो कि 711 और कुछ किताबों में 712 में लिखा होता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है।
पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया। उस टाइम सिंध का शासक दाहिर था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला आक्रमण मुसलमानों का किसके रूप में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम किस पे किया? सिंध पे किया। कौन शासक था? दाहिर शासक था। सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद जो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक रहे, जिनको प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद, उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। 632 में उनकी मृत्यु होने के पश्चात अरब धर्म को फॉलो करने वाले शासक, विशेषकर मुस्लिम शासक, उन्होंने इस्लाम धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया में विजय करना स्टार्ट किया, दुनिया में आक्रमण दुनिया में करना स्टार्ट किया और अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के आसपास सब पर अटैक किया और उन्हें जीता। इसी के क्रम में भारत पर भी उन्होंने अटैक किया था और जो भारत पर उन्होंने अटैक किया वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ था। ये दो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इनकी भी चर्चा कर रहा हूं। चूंकि अब यहां पे और भी एक चीज आपको बताता हूं, जो अरबवासी थे वो भारतीयों से दशमलव जिसको जीरो कहते हैं, चिकित्सा, मेडिकल, दर्शन, फिलॉसफी और शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की थी। अरबवासी कोई खास चीज का इन्वेंशन नहीं कर सके, बल्कि अरबवासियों ने भारतीयों से चिकित्सा की शिक्षा, फिलॉसफी की शिक्षा, जिसको दर्शन कहते हैं, और तुम्हारे जीरो हालांकि आपको पहले मैंने बताया जीरो भारतीयों की खोज है, जो आज मैथमेटिक्स में दुनिया को भारतीयों ने दिया है जीरो। अब चूंकि ये हम समझ सकते हैं कि जो अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ वो यहां से समझा जा सकता है। अब हम करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे होता है। उसी के जस्ट पश्चात एक क्रम लग जाता है। भारत पर तुर्क आक्रमण, दो तुर्क शासक आते हैं, पहला है महमूद गजनवी और दूसरा है मोहम्मद गोरी। चूंकि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी पर भारत पर 17 आक्रमण किए। हालांकि 17 आक्रमण ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सर 1000 से 1027 तक 17 आक्रमण हुए, चूंकि ये तो 27 साल हो जाते नहीं। उसने क्रम को छोड़ के किसी ईयर में नहीं अटैक किया होगा, तो उसमें जो उसका 1025 का जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, वो बहुत ही भीषण आक्रमण था। इसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में धन दौलत को लूटा और लूटने के पश्चात अपने देश गजनी ले बसा। चूंकि इसका जो उद्देश्य था धन और दौलत को लूटना, भारत की धन दौलत और संपदा को मात्र लूटना। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का भारत पर, यह भी उसी इलाके से आता था। गौर इलाका पड़ता है पहाड़ियों के बीच में, गौर इलाका पड़ता है। इसका दो मोटो था भारत पर अटैक करने का। महमूद गजनवी का मोटो था, इसका उद्देश्य था कि भारत में धन संपदा को लूटो और अपने देश लेके चले जाओ। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था उसका उद्देश्य था कि भारत से धन दौलत को लूटना और साथ ही साथ यहां इस्लाम वंश की स्थापना करना, जिसे भारतीय कभी भी नहीं भूल सकेंगे। चूंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 में। हम यहां लिखे देते हैं। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। हालांकि हमने पहले भी एक आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के दो आक्रमणों ने अगले 1000 साल की भारत की दिशा को तय किया। चूंकि महमूद गजनवी सिर्फ धन को इकट्ठा करके वापस लूट के भारत वापस चला गया, मोहम्मद गोरी धन को लूटता है और धन को लूटने के साथ साथ यहाँ इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करता है। और तब से ही आज तक मुस्लिम जो है पॉपुलेशन भारत में लगभग रह रही है। आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है। तराइन यही दिल्ली के आसपास करनाल एक जगह पड़ती है, जिसे आजकल करनाल कहा जाता है, जिसे पहले तराइन के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सराय आमने सामने हुई। हालांकि जिस टाइम गोरी ने अटैक किया उस टाइम दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान, जिनके खूब राजपूत शासक थे, जिनकी आपने किंवदंतियां कहानियां खूब सुनी होगी, टीवी वगैरह सीरियल वगैरह पे आती रहती हैं और आपने किताबों में पढ़ी होगी। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्हें भारत का आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है। उस टाइम दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे।
और चूंकि गोरी ने अटैक किया था, तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम सिकंदर बनने का सपना देख रहे थे और इन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि मुझे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है, और ऐसा था भी। पृथ्वीराज चौहान के पास कहा जाता है कि दुर्योधन का अवतार थे। दुर्योधन वही कौरवों पांडवों के बीच की जो हजारों साल पहले की कहानी है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है। क्योंकि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ये जो राइट का निशान है इसका मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए, और इसका साइन का मतलब है कि मोहम्मद गोरी हार गया। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। एक साल के बाद जब रियलाइज किया, गोरी भाग गया मैदान छोड़ के, तो उसने रियलाइज किया कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे जीता जाना चाहिए। अगले साल उसने करनाल, आजकल करनाल पहले जो तराइन पड़ता था, उसमें करनाल तराइन के मैदान में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज किया, बोला कि चौहान बाहर आ जाओ। चौहान ने सहर्ष चुनौती को स्वीकार किया और मैदान में अपनी सेनाएं लगा दी। क्योंकि चौहान को पूरा भरोसा था कि जो, सॉरी हमने यहां 1992 लिख दिया, यहां 1192 कर लीजिए। 1192 पृथ्वीराज चौहान, इसमें चौहान, चूंकि जब चौहान मैदान में पहुंचते हैं तो जो तिथि बताई गई उस तिथि पर युद्ध होके सुबह 4 बजे धोखे से मोहम्मद गोरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के कैंप पे। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे निर्णायक युद्ध मानते हैं भारतीय इतिहास में, लेकिन मेरा मानना है कि इसे भारत में निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तिथि तो निर्णायक थी, तैयारी तो निर्णायक थी, लेकिन युद्ध के लड़ने की विधि निर्णायक निश्चित रूप से नहीं थी। अगर आप पाठक हैं तो आप ही इसका निर्णय करें कि युद्ध निर्णायक था या अनिर्णायक युद्ध था भारतीय इतिहास में। मेरे समझ से तो अनिर्णायक युद्ध भारतीय इतिहास में रहा है, क्योंकि इसका कोई खास परिणाम जो है निकला तो बहुत दूरगामी परिणाम साबित हुए, लेकिन युद्ध बेहतरीन तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी विजयी होता है और यहां से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अपने देश गजनी लेके चला जाता है। वहां क्या होता है वो आगे क्लास का जो रहेगा आपको बताता रहूंगा मैं। उसके बाद चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो होता है वो दो पर्सनालिटी के बीच होता है। कन्नौज के राजा जयचंद जो कि हार जाते हैं, और गोरी का मंत्री इसमें बख्तियार खिलजी था, जो कि कुतुबुद्दीन का मंत्री था, सेनापति था, उसने महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जीतता है। ये सेट कर लो अपने दिमाग में। चंदावर का युद्ध, चंदावर वो जगह पड़ती है भाई साहब, चंदावर वो जगह पड़ती है जो आजकल यूपी में फिरोजाबाद के आसपास एक जगह है, यूपी में फिरोजाबाद है, उसी को चंदावर कहा जाता है। 1194 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, जिसमें कन्नौज के शासक राजा जयचंद, खूब आपने कन्नौज का नाम सुना होगा, और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गोरी जीता। एक्चुअली चंदावर की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से किताबों में तो यूं लिखा है कि युद्ध करीब करीब राजा जयचंद ने जीत लिया। राजा जयचंद भी राजपूत शासक थे, पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत शासक थे। राजपूतों की जो सबसे बड़ी खूबी कहो या कुछ भी कहो कि वो हाथी से युद्ध किया करते थे, और कई बार जब हाथी के तीर लगता था, जो तुर्क थे, वो तुर्क आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो जो युद्ध लड़ा करते थे, वो जब युद्ध लड़ा करते थे तो घोड़े से युद्ध लड़ा करते थे, तो उनके घुड़सवार जो तीर चलाया करते थे वो हाथियों के ही लगता था, जो भी राजपूतों की हार का एक प्रमुख कारण रहा है। कहा जाता है कि जब युद्ध करीब करीब राजा जयचंद ने जीत लिया, तो बख्तियार खिलजी ने एक तीर चलाया जो उसकी आंख में लगा और अल्टीमेटली हाथी से नीचे गिर गया जयचंद, और उसके हाथी ने उसे कुचल दिया। ये कहावत है, इतिहास है। ये तीनों ही युद्ध आपको याद कर लेने हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में चंदावर का युद्ध। इसका मोहम्मद गोरी का मात्र एक अटैक भारत की धन संपदा को लूटना और भारत में इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना, इस्लाम की स्थापना करना, गोरी अपने कार्य में सफल भी रहा। गोरी जिस उद्देश्य को लेकर भारत में आया था और सफल रहा उसमें, और गोरी के पीरियड से ही
मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्टार्ट होता है और फिर जो एक हिंदू यूनिटी बोली जाती थी उसके टुकड़े टुकड़े हुए और वो इस तरह से एक विखंडित साम्राज्य के रूप में घटता चला गया और भारत में क्षेत्रीय मुस्लिम क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्टार्ट होने लगा। फिर बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या पर अल्पसंख्यक मुसलमानों ने शासन किया। हालांकि जहां कहीं हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की, जहां कहीं बल की आवश्यकता हुई वहां मुस्लिम शासकों ने अपने बल का प्रयोग करके इनको दबाने की कोशिश की और दबाया भी। अब हम आते हैं कि इसी के बाद, चूंकि यह सब करने के बाद भारतीय इतिहास में चूंकि गोरी की मृत्यु के पश्चात चूंकि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं तो इसने एक जो नौकर गुलाम खरीदा था बाजार से, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने बाजार से खरीदा था। इसकी एक बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। कहा जाता है कि इसे एक काजी खरीद के, काजी ने इसे पढ़ाया लिखाया और जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके लड़के ने इसे मोहम्मद गोरी के हाथ बेच दिया। तो यह एज ए स्लेव, एज ए दास इसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। और फिर चूंकि इसने मोहम्मद गोरी का कई सेनाओं में नेतृत्व किया तो मोहम्मद गोरी को इस पर भरोसा हो गया। मोहम्मद गोरी ने अपने भारत का पूरा साम्राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला जाता है। चूंकि हम दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमेशा जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, स्टार्टिंग फ्रॉम 1206 and 1526, दिस पीरियड इज वेरी कन्फ्लिक्टेड इन इंडियन हिस्ट्री, बेसिकली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। भारत पर 5 मुस्लिम राजवंशों ने, दिल्ली पर 5 मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया। पहले नंबर पे आता है गुलाम 1206 से 1290। दूसरे पे आते हैं, क्रम यही रहेगा, ध्यान कर लेना, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। ये एक पीरियड जो आपका रहता है वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहता है। इसके बाद इसको हम क्रम से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पॉइंट बताएंगे, किस वंश में कितने शासक रहे, लगभग किसी में 2-3 रहे, किसी में 7-8 भी रहे, इंपॉर्टेंट के बारे में बताएंगे, फिर जाके दिल्ली फिर। लेकिन ये ध्यान कर लेना कि दिल्ली फिर सल्तनत जो है 1526 के आगे नहीं है। 1526 के आगे जो है मुस्लिम शासक तो चलेगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा। यहां जब हम मुगल की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए मुगल साम्राज्य जो है वो 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। 1857 चलेगा, जो एक अलग लेक्चर का विषय रहेगा, उस पर आगे चर्चा करेंगे। इसको याद करने के लिए ट्रिक जो है, अगर हम याद करें, गुल खिले तो सुगंध लो। गुल का मतलब गुलाम, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो का मतलब तुगलक वंश, सुगंध का मतलब सैयद वंश और लोधी का लो का मतलब लोधी वंश। ये क्रम है, गुल खिले तो सुगंध लो। आपको ट्रिक याद हो जाएगी, आप हमेशा इसको याद कर सकते हैं, कभी जिंदगी में आप नहीं भूल सकते ये क्रम। गुल खिले तो सुगंध लो, गुल फार गुलाम, खिले फार खिलजी, तो फार तुगलक, शू फार सुगंध, लो फार लोधी। अब हम हेडिंग डालते हैं तुगलक गुलाम वंश। गुलाम वंश भारत में 1226 से लेकर 1290 तक रहा था, जिसकी मैंने ऊपर चर्चा कर चुका हूं मैं। गुलाम वंश में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो गुलाम वंश का फाउंडर होता है। फिर आराम सा लेस इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी यहां डिस्कस इसके लिए करना नहीं है। इल्तुतमिश, सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं, रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी इन नॉर्दर्न इंडिया। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की रजिया सुल्तान उत्तर भारत की पहली मुस्लिम शासिका रही है। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन बलबन की कहानी अलग है। बलबन वंश 1266 से 1290, गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद में कैकुबाद और शमसुद्दीन आता है। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। हालांकि बताऊंगा तो मैं सबके बारे में